Hello students, today in this video we will discuss about the applications of Gauss's theorem, but before that, first of all we discuss something about the Gaussian surfaces. Okay, so Gaussian surface is a closed surface, which encloses the net charge and passing through that point at which we want to find out the electric field or electric potential, etc. Okay, so now applications of Gauss's theorem. According to your syllabus, at present time, there are two applications in your syllabus. First application is electric field due to an infinitely long thin wire due to a uniformly charged कर दिया due to a uniformly charged infinitely long thin wire. Okay, and second is electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. There are two problems of your syllabus. Third problem, electric field due to a uniformly charged thin spherical cell is deleted from your syllabus due to COVID-19. Okay, so now first of all we will start first application, electric field due to a uniformly charged infinite long thin wire. Okay, so take it and try to understand this. देखिए यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तीसरी आपके पास है इनफाइनाइटली लॉन्ग, क्या है ये, थिन वायर। तो 4 पॉइंट्स आपको इसमें दिए गए हैं, इन्हें कंसीडर करना है। देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक लॉन्ग वायर आप ले लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका कोई लॉन्ग वायर। आप यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए जो प्रॉब्लम्स गॉसिस थ्योरम में करेंगे, कि यहाँ पर अब जब तक ये ना कहे कि हम कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं या आपका कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, तब तक आप ये कंसीडर नहीं करेंगे। यदि आपको कहा जाता है कि कोई प्लेन शीट है या वायर है, तो वायर के सब्सटेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि जो हम ये वायर नाम दे रहे हैं, ये किसे दे रहे हैं कि आपको जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में, वो इस टाइप से है कि उसकी स्ट्रक्चर एक वायर टाइप है। ये जो वायर बना हुआ है मास पॉइंट से नहीं है, ये किससे है, चार्ज पॉइंट से। और किस तरीके से है, जस्ट लाइक दिस। ये आपका क्या है, इस तरह इस चार्ज से क्या बनी हुई है, वायर बनी हुई है, लाइन बन गई जिसे हमने वायर का नाम दिया। ठीक है, क्योंकि आपको मटेरियल के बारे में नहीं बताया गया। यदि इसने कह दिया कि इंसुलेटिंग है,
तो अनदर प्रॉपर्टी हो जाएगी, और यदि आपका कंडक्टिंग होगा तो अनदर प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा कि इंसुलेटिंग केस में क्या होगा, कंडक्टिंग केस में क्या होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसे इनफाइनाइट तक आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये आपका वायर हो गया। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो टोटल चार्ज तो हम इसमें कंसिडर नहीं कर सकते, इतना होगा। तो हम इसका एक सेगमेंट ले लेते हैं कि आपने इसका एक लेंथ सेगमेंट ले लिया ये वाला, और इस लेंथ सेगमेंट पे जिसका टोटल चार्ज है वो कितना है, Q। क्लियर है ना। अब चलिए, आपको सिर्फ स्टार्टिंग की गई थी तो वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ाया गया था, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताई गई थी। और दो केसेस में आपको वहां बताया गया था, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया गया था। यदि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यहाँ पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको कितनी है, लैम्डा बताया गया था ना, तो कंसीडर कर लीजिएगा। मैं कंसीडर नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसके प्रूफ की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए, आप थोड़ा सा लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर uniformly charged infinitely thin wire with linear charge density lambda. Suppose this length from here to here is small l, then lambda equals to q by l, implies that q equals to lambda. Here the wire is infinitely long wire. देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम इसे 1 मिनट में कर देंगे, कर सकते हैं, वो एक रटी रटाई स्कीम है। अब हम सभी पॉइंट्स पर यहाँ काम करेंगे कि किस कंडीशन में ये आर्टिकल एप्लीकेबल होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो एक बात आप बताइए, जब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यदि आप इसके पास किसी पॉइंट पर आप खड़े हों और यदि आप इसे देखें तो क्या आप इसके एंड्स देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और जब इस वायर के आपको एंड दिखाई नहीं देंगे, एंड पॉइंट्स, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे आप इसके बीच में खड़े। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर भी आप यहाँ प्लेस्ड होंगे उसके रेस्पेक्ट में आपको ऐसा लगेगा कि इतना ही पार्ट आपका वायर ऊपर है, इतना ही वायर का पार्ट नीचे है। तो ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपका वायर ऊपर और नीचे की साइड में सिमेट्रिकल। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। यदि ये लॉन्ग वायर ना हो के आपका कोई शॉर्ट वायर होता और आप इसके एंड्स देख पाते तो ये पॉइंट केवल और केवल एक होता है जिसमें अपर हाफ अपर लोअर हाफ होता। अदरवाइज आप इससे थोड़ा ऊपर जाते तो ये पॉइंट यहाँ से आप देखते कम पार्ट होता और यहाँ से ज़्यादा पार्ट हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इन हर कंडीशन में आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसीडर कर सकते हैं यदि आपको उसके एंड्स दिखाई नहीं दे रहे और यदि आप मिड पॉइंट पर है उसके, तभी आर्टिकल अप्लीकेबल। तो हम इसके बहुत ज़्यादा नियर होंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब ये भी हो सकता है कि यदि वो कहता है कि वायर की लेंथ 1 मीटर की है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 1 mm की है, तो 1 mm के सेपरेशन पे यदि व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे 1 मीटर की लेंथ कंप्लीट दिखाई नहीं देगी। क्लियर है? जैसे यदि आप किसी खंभे के बिल्कुल नज़दीक खड़े हो जाए तो आप उसके लोअर एंड को देख सकते हैं बट अपर एंड आपको दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है ना, शायद तब भी दिखाई ना दे। चलिए, तो हमें इस पॉइंट P पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट P पर। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स के टूल है, एक कूलॉम्स लॉ का मेथड है और दूसरा गॉसिस थ्योरम का। चूँकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हम किसे अप्लाई करेंगे, किसे अप्लाई करेंगे, गॉसिस थ्योरम को।
आप गॉसिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस चूज करनी होगी। अब वो गॉसियन सरफेस हमने आपको बताया है कि किस टाइप की होनी चाहिए। वो गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए जो इस पॉइंट से पास होती हो और इस वायर के सिमेट्रिकल हो, जिससे आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकें। मतलब उस सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज से सेम सेपरेशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर की जो जनरल शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। तो यहाँ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यदि आप स्फेरिकल लोगे तो ये वाला पॉइंट सरफेस के बहुत नियरेस्ट होगा और ये सबसे फारवेस्ट होगा, ठीक है ना। तो हर पॉइंट के लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। तो हम सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर करेंगे, बट वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है और चार्ज आपका टोटली इनक्लोज होना चाहिए। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ का हम सिलेंडर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक लेंथ कंसिडर करेंगे L, और L लेंथ के लिए ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब आपको बताया ना वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट मैं काम करूंगा L लेंथ के लिए, और आखिर में ये शो करूंगा कि ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब ये पॉइंट इस ऐसी जगह हो कि इतना ही पार्ट इसका अपर हाफ हो, इतना ही पार्ट इसका लोअर हाफ हो, ठीक है ना। चलिए, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचते हैं जो यहाँ से क्या होती हो, पास होती हो इस पॉइंट से। कुछ इस टाइप से हो सकती है, नोट कर लिया होगा आपसे यहाँ से, तो इरेज कर देता हूँ इस जगह से मैं। तो चलिए, इधर भी आप इतनी डिस्टेंस पे ड्रॉ करिएगा, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये आपका इधर से एक सिलेंड्रिकल आपकी गॉसियन सरफेस यहाँ से आपकी ये बन गई, क्लियर है ना। तो ये आपके एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ की। अब आपको क्या करना है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस पर एरिया एलिमेंट कंसिडर करना होगा। अब आप देखिए, इसमें एरिया एलिमेंट की यदि बात की जाए तो यदि आप सिलेंडर की इस सरफेस पर एरिया वेक्टर लेते हैं तो एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा आउटवर्ड, तो सभी पॉइंट्स पर इस तरीके से आउटवर्ड होगा। और दूसरी चीज़ जरा देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया एरिया एलिमेंट, जिसे मैंने कंसीडर कर लिया डी, ये क्या आउटवर्ड ऐसे होगा ना। अब दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए। तो इस पॉइंट के अभी इस चार्ज को कंसीडर करिए केवल, तो इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज कंसीडर करना होगा, ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो सभी पॉइंट्स पर ऐसा ही होगा। सभी पॉइंट्स पर आपका ऐसा ही होगा। हाँ जी, बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ये भी, तो एंगल यहाँ पर कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। बाहर चले जाओ, ठीक है बेटे। तो एंगल कितना होगा, 0, एंगल 0 होगा ना। तो सभी पॉइंट्स पर इस कर्व सरफेस पर आपको दिखाई देगा कि E और DA के बीच का एंगल 0 है, हमारा काम हो जाएगा। दूसरी चीज, क्या इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है इस कर्व सरफेस पर, तो इस कर्व पर आप सभी जगह मूव करिए, सभी जगह आपको R डिस्टेंस मिलेगी, तो R ही मिलेगा ना। तो R कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। अब आपको डाउट होगा कि इस पर यदि ऊपर नीचे मूव करे तो आप यहाँ पर ध्यान रखें। हाँ जी, बोलो ना, देखो चुप बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे अप डाउन मूव करेंगे, सबसे पहले इसी पॉइंट पर कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पर चार्जेस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्शन ये, सिमिलर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो डायरेक्शन ये होगी। अब इन्हें आप कंपोनेंट में तोड़ कर देखिए, तो जब ये कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। हाँ जी, आराम से बैठ जाए। एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये आपके कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और ये आपके ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, और जितना पार्ट आपका इस पॉइंट से अपर है उतना ही पार्ट आपका लोअर है। इसलिए आपको कहा कि ये जो पॉइंट होना चाहिए, जो आपका वायर होना चाहिए, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला, ये गॉसियन सरफेस से जो आर्टिकल आपका मिलेगा वो वैलिड होगा। क्योंकि अपर पार्ट और यदि लोअर पार्ट सेम नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली नहीं होंगे, जिससे कैंसिल आउट हो सके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड ही होगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हो गया, बट जैसे ही हम अपर इस कर्व सरफेस पर मूव करते हैं तो तुरंत देखिए ये कर्व सरफेस ऊपर की ये वाली होगी, तो एरिया वेक्टर आपका तुरंत बाहर की ओर गया। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा
वो आपका ये से मानकर चलिए ये आउटवर्ड बाहर की ओर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन इधर की ओर है, वेक्टर डी ए कहा, इसे मैं कह देता हूँ DA1, इसे कह देते हैं DA2, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है इसलिए हमने नाम इनका बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा कि वायर तो ऊपर भी इतना ही है, ये तो हमने बता दिया। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फिर भी आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए R की वैल्यू चेंज हो गई है, तो इसे मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ E2, और ये एंगल यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। अब आप देखिए जो ऊपर की कर्व सरफेस है, उस कर्व सरफेस के हर पॉइंट्स पर आप जैसे ही मूव करोगे तो R की वैल्यू चेंज होगी, और R की वैल्यू चेंज होगी तो E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। अब कोशिश थ्योरम यहाँ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, बट हेल्प कहाँ से मिल गई? आप देखिए थीटा 90 डिग्री होने से जो गॉसिस थ्योरम में आपने पढ़ा E डॉट DA दैट इज EDA cos थीटा, तो जैसे थीटा की वैल्यू आप 90 पुट करेंगे तो यहाँ पर cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये टोटल ओवरऑल जो टर्म है आपकी क्या हो जाएगी 0, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलिए, ऐसे ही आप इस लोअर सरफेस को कंसीडर कीजिए, यहाँ पर भी एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। जब आप लोअर सरफेस पे जाओगे तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर आपका ये हो गया, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं DA3। क्या कंसीडर किया? DA3, एक्सक्यूज मी। Come back again. So again here the area element is DA3 and the electric field same as E3. Okay, and angle here is theta equals to 90 degree. Okay, so we can say that here there are three surfaces. Call this S1, this S2 and this is S3. Okay, so now we will find out the net electric flux passing through this Gaussian surface. Okay, so see on the board carefully. This is the first type of Gaussian surface. Okay, जैसे आगे आर्टिकल करेंगे आपको तीनों गॉसियन सरफेस के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through Gaussian surface, in outward direction is, देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल और एस ई डॉट डी ए। ओके, क्लियर? चलिए अब अप्लाई कीजिए, इसे आप 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फर्स्ट इंटीग्रल इज S1 and in case of S1 electric field is E1, area vector is DA1। सपोज कर लीजिए दिस इज E1, ओके, प्लस फॉर सरफेस S2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2 डॉट एरिया वेक्टर इज
BA2 प्लस सरफेस इंटीग्रल और S3 इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस 3 is E3 and area vector is DA3. Now we can open the dot product E1 BA cos 0 plus E2 BA cos 90 degree plus integral over surface S3 E3 BA3 cos 90 degree. This will be equals to surface integral over surface S1 E1 DA1 E1 DA1 plus 0 plus 0. This will be S1 E1 BA1. This is phi E. Due to symmetry, all the points on this Gaussian surface are symmetrical to the charge distribution. Okay. So since R is fixed on the surface, therefore we can say that the magnitude of electric field over this curved surface will be constant. So we can take out from the integration of ठीक है, चलिए. So phi E will be equals to E1 multiplied by BA1 over surface S1 and BA1 is the area element on the surface, curved surface of the cylinder, and integral represents the total surface area of the curved surface of the cylinder, and we know that the curved surface area of the cylindrical cylinder is equal to 2 pi r. Only for this surface. This is equation first. This calculation based on the definition of electric flux, and second part is Gauss's theorem. According to Gauss's theorem, Q net is equal to Q. So electric flux phi E will be equals to Q by epsilon naught. From first, phi is E into 2 pi r L equals to Q by epsilon naught. Implies that E equals to 1 upon 2 pi epsilon naught Q by r L. And you know very well about that the total charge on this length segment is lambda L. Is lambda L implies that E equals to, take it here, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, साइड में नोट कर लिया होगा आपने. दैट इज इक्वल्स टू 1 upon 2 pi epsilon naught Q equals to lambda L divided by R L. L से L कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 upon 2 pi epsilon naught into lambda by R. Since the electric field here does not depend on L, so we can say that this expression is also valid for the infinitely long wire. Okay, in vector form, कई बार पूछा गया है वेक्टर फॉर्म में, तो लिख देते हैं. देखिए ऑलवेज ये नॉर्मल होगा कर्व सरफेस पर, जो कि रेडियस के डायरेक्शन होती है. तो हम ये इस डायरेक्शन एक रेडियस वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं लाइक दैट.
vector E equals to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda by r into r cap. Okay, which is the required expression for the electric field due to a uniformly charged infinitely long wire. Okay, so remember these points. Okay, this article very important according to the point of view of examination. So try to solve and prove this article. If you have any doubt, please ask questions, and please subscribe my YouTube channel. Okay, thank you for watching this video.